हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 को एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। तो लेखन कला और शहरी जीवन से इस चैप्टर से ये पार्ट 3 है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो अपलोड किया है टॉपिक वाइज। तो इस चैप्टर से ही पार्ट 3 का वीडियो है। तो आइए देखते हैं। आज इस चैप्टर में टॉपिक है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के संस्कृति में शहर का क्या महत्व है उसके बारे में जाने, क्या महत्व था उसके बारे में जानते हैं। तो मेसोपोटामिया आज वर्तमान युग में कहाँ है? तो मेसोपोटामिया आज वर्तमान में इराक में है। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे। मेसोपोटामिया शहरी जीवन मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन जीते थे, शहरी जीवन का महत्व देते थे। और मेसोपोटामिया में उरुक जो दक्षिणी शहर था बहुत ही सुंदर शहर था। तो मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदाय संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन जीते थे। मेसोपोटामिया का दक्षिण मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच का जो उपजाऊ भूमि है वही भूमि मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। वहाँ 2 नदियों के चलते सिंचाई हो जाती थी और सिंचाई का अच्छा साधन होता था। और खेती के लिए सिंचाई नदी से एक अच्छे साधन के रूप में नदी जो है सिंचाई के लिए होता था। और वहाँ सभी प्रकार के फसल उगाए जाते थे और बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, जिसके चलते वहाँ के लोग संपन्न लोग थे आर्थिक रूप से। और इसी यही कारण था शहरी जीवन, शहर का विकास हुआ, क्योंकि व्यापार, शहर का विकास हुआ, व्यापार होना शुरू हुआ और व्यापार करने लगे। वहीं से मेसोपोटामिया से ही लेखन कला का विकास हुआ, जो हमने चैप्टर में पढ़ा इससे पहले। तो लेखन कला का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया की देन है लेखन कला का। तो मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस नामक एक महाकाव्य है। एक गिलगेमिस एक राजा था और इसी राजा के नाम से महाकाव्य लिखा गया था। तो महाकाव्य जो है गिलगेमिस से ही पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व करते थे। यह पता चलता है गिलगेमिस नामक एक महाकाव्य है, उसके अंत में उसी से पता चलता है। गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में इसका वर्णन मिलता है, मेसोपोटामिया के लोगों के नगरों पर कितना गर्व था इसके बारे में। तो यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। गिलगेमिस जो महाकाव्य है यह 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस जो राजा था बहुत ही बलवान योद्धा था। तो गिलगेमिस ने एनमरकर जो मेसोपोटामिया का जो राजा था दक्षिणी शहर उरुक का, तो वहाँ का जो मेसोपोटामिया का जो राजा था एनमरकर, उसके बाद कुछ दिन तक गिलगेमिस ने उसके शहर पर शासन किया था। तो एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। उरुक का राजा था एनमरकर और इसी ने लेखन कला का विकास किया था, एनमरकर ने ही। तो उरुक नगर पर शासन किया था गिलगेमिस ने। और यह जो है पता चलता है गिलगेमिस महाकाव्य से। तो गिलगेमिस महाकाव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। वही गिलगेमिस महाकाव्य से यह पता चलता है कि एनमरकर के कुछ समय बाद गिलगेमिस ने उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। गिलगेमिस क्या था? एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के अपने प्रदेशों में साम्राज्य को मिला लिया था, अपने अधीन कर लिया था। दूर दूर के प्रदेशों को भी अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा, गिलगेमिस का गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। गिलगेमिस को एक समय गहरा झटका लगता है, तो वह समय था कि उसका मित्र जो है, अचानक उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है। उस समय उसको गहरा झटका लगता है गिलगेमिस को। तो गिलगेमिस ने
को बहुत गहरा झटका लगता है और उसे दुखी होकर के अपने मित्र की मृत्यु पर वह दुखी होता है और दुखी होकर के अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है गिलगेमिस ने। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसी कार्य में सफलता नहीं मिली। जो अमरत्व की खोज में निकला था उसे नहीं मिला, दुनिया भर चक्कर लगाया लेकिन उसको नहीं मिला। हार कर गिलगेमिस ने अपने नगर उरुक शहर लौटा जहां उसका नगर था। वहां जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नजर उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिसमें उनकी नींव डाली गई थी। किनकी नींव डाली गई थी? दीवार की। तो दीवार की चार दीवारी के आसपास गिलगेमिस ने जब चहलकदमी कर रहा था अपने आप को सांत्वना देने के लिए, तो उसी समय उसको पक्की ईंट पर नजर पड़ती है। उस ईंट पर नजर पड़ती है जिससे उस दीवार की नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठता है। गिलगेमिस उस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरता और साहस भरी कथा, जो महाकाव्य था गिलगेमिस, तो इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है। एक जनजातीय योद्धा की तरह गिलगेमिस यह नहीं कहता है कि उसका अंत निश्चित है। वह यह सोचता है कि उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है। उरुक शहर में ही उसको, जो अब उसका नगर था, वहाँ ही उसको सांत्वना मिलता है। पूरी दुनिया चक्कर काट लेता है बट कहीं उसको सांत्वना नहीं मिलता है। उसको अपने नगर में ही सांत्वना मिलता है। वह सोचता है, गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है। वह सोचता है गिलगेमिस कि वह भले ही नहीं रहेगा लेकिन उसका पुत्र तो जीवित रहेंगे, इस नगर का आनंद लेंगे। तो इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। तो यह जो है इस तरह का जो कहानी कहा गया है, इस तरह से जो बातें आई है सामने, वह महाकाव्य गिलगेमिस में लिखा गया था। तो अब हम जानते हैं इस चैप्टर से लेखन कला की देन। लेखन कला जो मेसोपोटामिया की देन है, तो लेखन कला की देन के बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियां, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है। किस्से कहानियों को तो एक दूसरे को सुना करके मौखिक रूप से जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है। विज्ञान को मौखिक रूप से रखा नहीं जा सकता है जीवित, तो विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। तो विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने के लिए, विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताब की जरूरत पड़ती है। किस्से कहानियां को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुना करके जीवित रखा जा सकता है, लेकिन विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताब होनी चाहिए, किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे भावी पीढ़ियां जो है उसे पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। मेसोपोटामिया की क्या सबसे बड़ी देन है? तो दुनिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित। तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रविधि ब्याज की सारणियां दी गई है। मेसोपोटामिया की ही देन है गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रविधि ब्याज। उनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। 2 का वर्गमूल क्या दिया गया है? तालिकाएं में पट्टिका जो मिली है मेसोपोटामिया के खुदाई में जो स्रोत मिला है, तो पट्टिका के रूप में जो मिला है स्रोत, उस पट्टिका पे गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रविधि ब्याज की सारणियां दी गई है। उनमें 2 का वर्गमूल इस प्रकार से दिया गया है कि 1 + 24/60 + 51/60²
प्लस 10/60 तो इस प्रकार से वहाँ उसमें उस पट्टिका में 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल दिया गया है। अगर आप इसे हल करें, इसको अगर हल किया जाए तो इसका उत्तर होगा 1.41421296 होगा, जो यह किससे मिलता जुलता है? 2 के वर्गमूल से मिलता जुलता है, 2 का रूट से मिलता जुलता है। 2 का रूट होता है 1.41421356। तो इस तरह से 2 के रूट से 2 के वर्गमूल से यह मिलता जुलता है। तो इसे पता चलता है कि वर्गमूल भी उस समय निकाला जाता था। 2 का वर्गमूल इस प्रकार से दिया गया था। तो वर्गमूल के बारे में क्षेत्रमिति, चक्रवृद्धि ब्याज, आयतन, घनत्व, तो एक गणित जो है मेसोपोटामिया का ही देन है, गणना और गणित। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो इतना होगा 1.41421296। यह किससे मिलता जुलता है? 2 के वर्गमूल से। 2 का वर्गमूल होता है 1.4142, तो इससे मिलता जुलता है। 2 का वर्गमूल है से थोड़ा सा भिन्न है। तो उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार का सवाल हल करने के लिए दिया जाता था। अगर एक क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन निकालो। उस प्रकार के उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार का गणित को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया जाता था। तो इसे पता चलता है कि क्षेत्रफल, आयतन सब निकालने के लिए उस समय बताया जाता था। पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, वह किसका देन है? मेसोपोटामिया वासियों के ही देन है, जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है। तो यह मेसोपोटामिया वासियों का ही देन है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहां से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। यह सब कैसे हुआ? ये सब मेसोपोटामिया के ही देन है, मेसोपोटामिया वासियों का ही देन है। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, किस मंथ में होगा, किस मास में होगा और किस वर्ष में होगा और किस तिथि को होगा। तो इस प्रकार के घटित होने की घटना जो रखा जाता था, इसका सारा हिसाब किताब रखा जाता था। ये सब मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया के वासी रखा करते थे। इसी प्रकार रात को आकाश के तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों का साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार ना बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों और बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। तो मेसोपोटामिया वासियों की यह जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसमें से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता। लेखन कला का विकास हुआ, विद्यालय जैसी संस्थाएं बनी, तभी यह संभव हुआ। यह जो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेखन कला के विकास से ही और विद्यालयों जैसी संस्थाओं से ही संभव हुआ। अगर इसका अभाव होता तो यह संभव नहीं होता। तो विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते हुए उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों का साधारण प्रशासन के हिसाब रखने वाले लेखाकार ना बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों को बौद्धिक उपलब्धि को आगे बढ़ा सके। तो लेखन कला का विकास का ही ये सब देन है। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया वासियों के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। यह सोचना गलत होगा कि अगर हम सोचते हैं इस तरह का कि आधुनिक तौर तरीके से वो लोग परिचित नहीं थे, तो ये गलत होगा। वो लोग आधुनिक मेसोपोटामिया के लोग
जो शहरी लोग थे वो आधुनिक तौर तरीके से भी परिचित थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। तो आइए देखते हैं एक पूरा कालीन पुस्तकालय को, जो मेसोपोटामिया का ही देन है। तो एक पुराकालीन मेसोपोटामिया का एक पुराकालीन पुस्तकालय लाह युग में उत्तरी प्रदेशों का सीरिया साम्राज्य की स्थापना की, जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प और वस्तुओं के रूप में बेगार और नजाराना जबरदस्ती लिया जाता था। बेगार किसको कहते हैं? तो बेगार उसको कहते हैं जो किसी को भी पकड़ करके और उससे काम करवाए, बदले में मजदूरी ना दे, तो उसी को बेगार कहा जाता था। फ्री में काम करवाना जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। फ्री में काम करवाना, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। यानी बेगार करवाना उसको कहते हैं जिसको पहले क्या करते थे कि लोग को पकड़ करके और उसको रखा करते थे और उससे जबरदस्ती काम करवाते थे, उसी को बेगार कहा जाता था। और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। प्रजाजनों को दबा करके प्रजा को अपने अधीनस्थ, अपने अधीन दबा करके रखा जाता था। उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार करवाते थे उससे, और नजराना जबरदस्ती लिया करते थे। तो बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल, असीरिया के आखिरी राजा था, अशुरबनीपाल नाम था, जो 668 से 627 ईसा पूर्व तक वह शासन किया था, ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे, उसकी राजधानी थी अशुरबनीपाल की राजधानी थी निनवे, में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं का इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। तो बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरिया भाषा, सुमेरिया के बाद अगदी भाषा, सुमेरियन जो भाषा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगदी भाषा, जो हमने चैप्टर में पहले भी पढ़ा था, अगदी भाषा सुमेरियन का जगह ले लेता है, सुमेरिया भाषा का जगह अगदी भाषा ले लेता है। तो सुमेरिया भाषा जो है, सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी और अगदी जिसको बोलते हैं, पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अभी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी गई पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। और अशुरबनीपाल जो अंतिम राजा था कि आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पुस्तकालय का निर्माण कराया था जो अंतिम राजा था अशुरबनीपाल। तो गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। जो प्रतियां तैयार करते थे वे अपना नाम लिखा करते थे और तिथि लिखा करते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी, जो अंतिम राजा था वहाँ का, तो अशुरबनीपाल का भी उल्लेख मिलता है। मैं अशुरबनीपाल, इस प्रकार से उल्लेख मिलता है, मैं अशुरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान का प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की है और उन्हें संग्रहित किया है। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर में के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार से जो अंतिम शासक था अशुरबनीपाल, उसने अपने वक्तव्य को रखा होगा, उसमें इसका वर्णन है
इससे भी महत्वपूर्ण काम था कि इन पट्टिकाओं को सूची तैयार करने का, इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया कि असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारक विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई, यानी जो लिखता था उसका नाम लिखा जाता था। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर के 1000 मूल ग्रंथ थे। जो अंतिम राजा था असुरबनीपाल, तो इसका जो पुस्तकालय का निर्माण किया था, तो उस पुस्तकालय में कुल मिलाकर के 1000 मूल मंत्र थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। तो यह था मेसोपोटामिया की देन लेखन कला। और लेखन कला के बाद जो अंतिम राजा था उसने पुस्तकालय का निर्माण किया था। उस पुस्तकालय में अनेक असंख्य पट्टिकाएं जो है उसमें उसको खोज किया था अनेक पट्टिकाएं का, और इस पुस्तकालय में इकट्ठा करके रखा था, जिस पुस्तकालय में कुल मिलाकर के 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी और इस पट्टिका को विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। तो ये थे लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर से महत्वपूर्ण जो टॉपिक था उसको हम इस वीडियो में लेकर के आए थे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।